जो बैंकॉक से हमारे बीच जुड़ी हैं, आज हमारे बीच अपना उद्बोधन देंगी। मैं तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं मैडम। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में ऑनलाइन पोर्टल पर जुड़े हुए हमारे सभी कार्यक्रम अधिकारी, विश्वविद्यालय के सम्मानीय शिक्षकगण, कर्मचारीगण और राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक स्वयं सेविकाओं का आप सभी का स्वागत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। अमृत महोत्सव के अंतर्गत मिशन शक्ति कार्यक्रम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मिशन शक्ति कार्यक्रम हमारे देश की सरकार, राज्य सरकार द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है। विगत 2 वर्षों से ये तृतीय चरण में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए और क्या वो तरीके हैं जिनसे हम महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर जागरूकता ला सकते हैं। इसी बीच इन्हीं सब बातों को लेके, महिलाओं को विशेष रूप से सम्मान स्वावलंबन को लेकर हमारे बीच जुड़ी हुई हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर अलका गुप्ता जी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैम का स्वागत करता हूं कि वो आज आए और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी जुड़े हुए श्रोतागणों को जागरूक करें और अपना वक्तव्य दें। अलका मैम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपने वक्तव्य लेके हम सभी के बीच में अपना उद्बोधन दें। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी मैम, आ रही है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना से करेंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में बैठें और इसके बाद आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओ धन्यवाद। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले मैं थाईलैंड में की राजधानी बैंकॉक से आप सभी को हार्दिक प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और सबसे पहले मैं गुरुवर को नमन करती हूँ। यहाँ से शिक्षाविद, बहुभाषाविद, दार्शनिक, धार्मिक गुरु, हमारे 9 रत्नों में से एक, और जिनके आशीर्वाद से चित्रकूट की धरती पुष्पित पल्लवित हो रही है, परम पूज्य गुरुवर को मैं सादर नमन करती हूँ। और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मुझे भी उनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है, चूँकि मैं विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ। और आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा या नहीं होगा, मेरा जन्म चित्रकूट में ही हुआ है। मैं करवी से ही हूँ और मेरा पालन पोषण, प्रारंभिक शिक्षा चित्रकूट में ही हुई है। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसी धार्मिक स्थली में मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ और शिक्षा मुझे प्राप्त हुई। और आज तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अत्यंत हर्ष का विषय है कि चित्रकूट की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था विश्वविद्यालय से मुझे जुड़ने का जो है सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं समस्त विश्वविद्यालय के समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं, कुलपति महोदय हैं, कुलाधिपति महोदय, कुल सचिव महोदय हैं, और कल मुझे एसपी मिश्रा जी का आग्रह आया कि आज का एक ऐसा कार्यक्रम है। और वैसे तो बहुत ही एक मतलब कहना चाहिए कि कम समय में ये ऐसी सूचना मिली थी, लेकिन मैं इस आग्रह को मैं इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि से था। तो मैं बिल्कुल, और गुरुजी विश्वविद्यालय का कार्यक्रम था, तो मैं बिल्कुल ही इसको नहीं मैं इनकार कर सकी। मैंने कहा मैं आऊँगी, कितने समय के लिए क्या वो उस पर वो अलग बात है।
तो मैं एसपी मिश्रा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। डॉक्टर आनंद कुमार जी, दिलीप जी, आपने मेरा परिचय दिया इतने अच्छे से, आपको भी, और यहाँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा यहाँ से बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम मैं प्रेषित करती हूँ। तो आज का जो ये दिन है 13 नवंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मिशन चलाया गया, शक्ति अभियान, मिशन शक्ति अभियान, जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, इन सब के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट एक अभियान चलाया गया, जो कि वर्तमान जो हमारे जो परिस्थितियां चल रही हैं समाज में, जो जिस कई प्रकार के ह्रास हो रहे हैं, मूल्यों पर आधारित, संस्कारों पर आधारित, इससे महिलाओं की स्थिति में, महिलाओं की सुरक्षा में, उनकी आत्मसम्मान, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम रोजमर्रा में हम देखते रहते हैं। तो उन सब के मद्देनजर रखते हुए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया गया जो ये अभियान है, ये बहुत बहुत ही सराहनीय है, और मुझे लगता है इससे महिलाओं को बहुत कहना चाहिए कि इससे एक ऊर्जा मिलेगी। और बाकी तो देखिए, सरकार, देश, कानून ये अपना कार्य हमेशा समय से करते रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारी अपनी जिम्मेदारी एक अलग होती है। हमको अपने स्वयं में सचेत रहना, स्वयं में कैसे हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, कैसे अपने सम्मान को स्वयं बचा के रखें, कैसे अपना आत्मसम्मान रखकर अपने कार्य में आगे हम बढ़ें, जीवन में हम आगे बढ़ें, स्वावलंबन भी, और ऐसे तमाम चीज़ों के लिए हम व्यक्तिगत रूप से पहले हम स्वयं जिम्मेदार हैं। बाकी ये जो हमारी सरकारें हम लोगों के लिए करती हैं, तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती ही है। तो इन सब को साथ लेकर आज हम जो आज मेरे उद्बोधन में यही होगा कि हम कैसे महिलाएं आगे जीवन में बढ़ें। और क्योंकि महिलाओं के लिए जहाँ तक बात है, तो देखिए हमारे यहाँ प्रकृति को भी स्त्री सूचक है, हमारी धरती भी माँ है, हमारी भारत भी माँ है। तो देखिए कितना बड़ा महात्म्य है कि सभी चीजों को स्त्रियों का दर्जा दिया गया है, और स्त्री एक शक्ति का सूचक है। शक्ति वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो दैवीय शक्ति है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, उसके अंदर संतति को जन्म देने की शक्ति है। तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें कोई एक मंशा, ईश्वर ने जब ये कृति बनाई होगी, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ऐसी मंशा रही होगी कि मैं स्त्री को ही क्यों संतति का जो है सुख और सौभाग्य दूं, पुरुष को क्यों नहीं ये दिया। तो कहीं ना कहीं उसमें अंदर इतनी शक्ति ऑलरेडी है। तो यहाँ पर बात आती है कि हम जब सशक्तिकरण की बात आती है खासकर, तो अक्सर हम देखते हैं कि सशक्तिकरण को हम सिर्फ आर्थिक एक केंद्रित कर देते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण ही हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, और यहीं पर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम डगमगा जाते हैं, क्योंकि जीवन में अर्थ की प्रधानता तो है, लेकिन अर्थ, अनावश्यक अर्थ भी व्यर्थ है, और कम अर्थ भी जो है हमारे जीवन को जो है अच्छे जीवन को नहीं हम जी पाते हैं। तो अर्थ एक सीमित अर्थों तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ अर्थ ही जब हमारे केंद्र बिंदु में आ जाए, सशक्तिकरण की परिभाषा में आ जाए, आर्थिक स्वावलंबन ही सिर्फ हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाए, तो कहीं ना कहीं असंतुलन आ जाता है। क्योंकि देखिए प्रकृति भी जो होती है हमारी, वो संतुलन के सिद्धांत पर चलती है। जरा भी असंतुलन होता है तो वही तरह तरह की बीमारियां, विकार और इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। आज जैसे कोरोना ही है, तो अब कोरोना क्या है? कोरोना प्रकृति का असंतुलन है। तो हमारे जीवन में, हमारी प्रकृति में, हमारे हर एक कार्य में संतुलन आवश्यक है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में, संहिताओं में, जितने वेद पुराण हैं, उन सब में स्त्रियों का हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे स्त्रियों को इतना सम्मानित थी, और वो हर तरीके की विद्या में पारंगत थी। वो वेद पढ़ती भी थी, वो वेद पढ़ाती भी थी, उनको अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान था, वो राजपाट भी चलाती थी, और वो एक परिवार भी बनाती थी, संतति जन्म देती थी, और एक सुंदर परिवार, समाज, राज्य की स्थापना में उनका पूरा सहयोग होता था। तो कहा भी जाता है कि यत्र नारी
नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है और देवताओं का वहीं पर निवास होता है। तो ये एक कोई कर्मकांड जैसी चीज नहीं है कि देवताओं का निवास, मतलब नारी की हम पूजा करें तो देवताओं का निवास होगा। यहाँ पर पूजा करने का अर्थ ही वही है कि हम नारी को उचित सम्मान दें, उसके लिए जो उचित सुरक्षा का भाव है, जो एक पुरुष का जो है धर्म है, उसको उचित सम्मान परिवार में देना। और कहा भी जाता है कि जिस कुल में नारी का सम्मान होता है, नारी के अधिकारों की रक्षा होती है, और जहाँ पर उसको स्थापित करना चाहिए, जिस कुल में ऐसा होता है, वो कुल दिन प्रतिदिन 7 पीढ़ी तक उसका जो है कहना चाहिए कि संवर्धन होता है। और जिस कुल में स्त्रियों का अपमान होता है, जहाँ पर उनकी दुर्गति होती है, ऐसे कुल जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और ये हम देख भी सकते हैं प्रत्यक्ष उदाहरणों में भी, और अपने पुराने इतिहास के पन्नों में भी हम देख सकते हैं। तो जब यहाँ पर मैं, चूंकि आज के विषय में मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगी, जब बात आती है सम्मान की, स्वावलंबन की, सुरक्षा की, तो एक शब्द और आता है स्वास्थ्य। कहीं ना कहीं जब हमारे धर्म ग्रंथों में 4 पुरुषार्थों की जो है वर्णन मिला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं जो एक मनुष्य अपने जीवन में आवश्यक रूप से करता है किसी न किसी रूप में। लेकिन इन 4 पुरुषार्थों का भी आधार क्या है? एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा तीनों का संघात ही मानव जीवन की सफलता है। उसकी जो सफलता है वो एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा के गुणों पर ही हमारे निर्भर करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में मेरा जो मैं पैरेलल सभी विषयों पर मैं थोड़ा सा बात करूंगी कि हम स्वस्थ कैसे रहें, क्योंकि स्वस्थ जब हम रहेंगे तो हम अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब जो हमारी धार्मिक गतिविधियां हैं, अर्थ जो हमारा जीविकोपार्जन है, काम जो इच्छाएं, जो हम भौतिक संसाधन इकट्ठे करते हैं अपने दैनिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में, और मोक्ष मतलब जो जीवन की अंतिम परिणति है, जो हमारा अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति के जो भी साधन है, जो भी हमारे प्रयास होते हैं, उनके लिए भी। तो अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम इनमें से चारों में से किसी भी काम को पूर्णता के साथ हम अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो स्वास्थ्य यहाँ पर हम, मेरा आज के विषय में केंद्र बिंदु होगा कि हम स्वस्थ रहते हुए अपने जो है जीवन को पूर्णता के साथ कैसे जिए। और विशेषकर ये महिलाओं के लिए, चूंकि ये कार्यक्रम है, तो मुझे नहीं पता आज इस कार्यक्रम में कितनी संख्या है महिलाओं की, कितनी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन चूंकि जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं उनके घर में भी जो है महिलाएं है, परिवार है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश उन तक जाना चाहिए और जाएगा भी। तो स्वास्थ्य पर बात होगी, और जब स्वास्थ्य पर बात होगी तो उसमें योग होगा, आयुर्वेद होगा, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा होगी, जो हमारी ये 3 महत्वपूर्ण भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो 5 से 6 हजार वर्ष पुरानी, वैज्ञानिक तथ्य आधारित, तर्क आधारित, और आधुनिक परिवेश में तो बहुत ही ज्यादा समीकीन साबित हुई है, स्पेशली इस कोरोना काल में। तो ये स्वास्थ्य पर आज मेरी चर्चा होगी कि महिलाएं कैसे अपने स्वास्थ्य का संवर्धन कर सके, और कैसे वो एक स्वस्थ समाज की फिर जो है संरचना करें, आधारशिला रखें। क्योंकि जब हमारा फाउंडेशन स्टोन होगा, वो जब तक मजबूत नहीं होगा तो हम एक मजबूत इमारत को नहीं खड़ा कर सकते। हमेशा जब नींव कमजोर होती है तो बिल्डिंग को, इमारत को गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। और हमारे परिवार की, हमारे समाज की और हमारे देश की प्राथमिक इकाई है हमारे यहाँ की स्त्री शक्ति। तो उसका हर तरीके से स्वस्थ होना और सुरक्षित होना, सम्मानित होना, स्वावलंबी होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी जीवन यात्रा भी थोड़ा सा आप सबसे बीच में शामिल करना चाहूँगी। मैं यहाँ पर थाईलैंड में
लगभग 1.5 दशकों से हूँ और बहुत बार मुझे अपनी धरती के लोग ही, चित्रकूट के लोग ही बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, चित्रकूट जैसी छोटी नगरी से, छोटे शहर से थाईलैंड तक का जो सफ़र है, तो ये देखकर बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन हाँ, इस जीवन यात्रा में मेरे अपने जो कुछ अनुभव हैं और क्या-क्या इसमें पड़ाव आए, तो हो सकता है कि मेरी कुछ बहनों को इसमें प्रेरणा मिले कि वो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर हम सोचते हैं कि हम छोटी जगह में हैं, छोटे शहर में रह रहे हैं, तो हमारा कोई भविष्य नहीं है, हमारा जो ग्रोथ है वो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हमारे संस्कार मजबूत हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य मजबूत हैं और हमारी शिक्षा, जो हमारी एक औपचारिक शिक्षा है जिसको कि हम किताबी शिक्षा बोलते हैं, अगर वो एक हमको मिली हुई है तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ज़रूरत हमको क्या है कि हमको अपने जीवन में प्रायोरिटीज, मतलब कि किन प्रायोरिटीज के हिसाब से हमको काम करना है, वो हमको देखना होगा। आज के समाज में क्या है कि हमारे हर एक, सुबह से लेकर रात तक, पूरे जीवन के हर एक परिदृश्य में, हर एक कहना चाहिए सेगमेंट में वेस्टर्न कल्चर बहुत हावी हो गया, पाश्चात्य संस्कृति का पूरा प्रभाव आ गया। वो चाहे हमारे खान पान के स्तर पर हो, हमारे परिधान के स्तर पर हो, हमारे जो है सोच विचार, हमारे तीज त्योहार, किसी भी चीज में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आ जाने के कारण हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में ह्रास हुआ, हमारे जो है संस्कारों का ह्रास हुआ। और यही कारण है कि हमारे समाज में भी जो है हमको गिरावट दिखती है। हमको जो तरह तरह की रोज हम जो है इस तरह के आपराधिक कृत्य देखते हैं, वो मिलते हैं। देखिए, अपराधी कहीं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, हमारे आपके बीच से ही निकल कर आते हैं, परिवारों से आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार से और हम में से ही होते हैं। तो वो अपराधी बनते क्यों हैं? आखिर क्या ऐसा कारण है कि क्यों अपराध बढ़ रहे हैं? तो उसके भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि इसमें हम महिलाओं का, स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जब शुरुआत होती है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म में वो माँ की हर चीज को लेकर आता है सामने। उस शारीरिक बल, उसका मानसिक बल, उसका क्या आध्यात्मिक स्तर है, उसका मनोवैज्ञानिक क्या स्तर है, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो माँ के गर्भ में बच्चा लेता है। तो जब अगर माँ 9 महीने अपने जो 9 महीने की उसकी जो यात्रा होती है, अगर वो उसको, जैसे कि पुराने समय में उन 9 महीनों को जिया जाता था, तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जाता था। तो जब हम एक 9 महीने पूरे संस्कारों का पालन करेंगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हम अच्छी गतिविधियों में शामिल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी संतति होगी, जो हमारा जो बच्चा होगा, वो एक अच्छे संस्कारों वाला होगा। और जो संस्कारों के बीज होते हैं, जो मूल्यों के बीज होते हैं, वो कभी हमको गलत दिशा में प्रवृत्त होने नहीं देते। और कहीं अगर हम विमुख हो जाते हैं अपने रास्ते से, अपने पथ से, अपने जो है अच्छे कर्मों से, तो वो संस्कार, वो मूल्य जो हमको हमारी माता द्वारा गर्भ से मिलते हैं, बाद में पालन पोषण के द्वारा मिलते हैं, तो वो हमको कहीं ना कहीं हमारे लिए हथियार का काम करते हैं और हम कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते। तो अपराध को रोकने में हम एक अच्छी संतति को हम एक जन्म दें, और संतति को जन्म देने के बाद भी हम उसका जो है पालन पोषण, जैसे हमारे माँ बापों ने हमको पूरा समय दिया, हमारा बचपन हमने पूरा जैसे जीना था दिया। अब आजकल क्या है, अब आजकल पति पत्नी दोनों वर्किंग होने लगे हैं। कई बार आवश्यकता होती है, कई बार आवश्यकता नहीं होती है। एक स्लोगन आ गया है कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना। तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने में एक आर्थिक जो एक कहना चाहिए कॉम्पिटिटिवनेस पति पत्नी के बीच में, तो एक पारिवारिक संरचना जो है वो कहीं ना कहीं बिखरी है। तो उससे क्या होता है, उससे सबसे ज्यादा असर किस पर आता है? सबसे ज्यादा असर आता है बच्चे पर।
तो अगर आपने किसी बच्चे को पैदा किया है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसका पालन पोषण और उसको जो एक माँ से जो मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर एज तक, वो देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर हम अपने जो है अर्थोपार्जन के कारण अगर हम उस बच्चे को उस चीज से हम विमुख रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भटकाव आएगा, वो उसके संस्कारों में कमी आएगी, उसके मूल्यों में कमी आएगी और फिर वही उसको आगे चलकर गलत दिशा में प्रवृत्त कर सकता है, जो कि अपराध की तरफ बढ़ता है बच्चा। तो इससे हमारे समाज में अपराध की संख्या निश्चित रूप से कम होगी अगर स्त्रियां अपने जो है जो ड्यूटीज हैं, मतलब जो इसको तो मैं ड्यूटी कहती हूँ क्योंकि मेरी भी 2 जैसे बेटियां हैं। तो मेरी जब शादी हुई तो शादी के समय मेरे पास आज के समय में 10 से 12 डिग्रीज हैं मेरे पास पढ़ाई की। तो जब मेरी शादी हुई और मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई उस समय मेरे पास अर्न्स्ट एंड यंग एक कंपनी है भारत में, और उस 2004 की बात है, उस समय मुझे 40,000 के पर मंथ की सैलरी की मुझे नौकरी का ऑफर हुआ। लेकिन मैंने इमीडिएटली उसको राइट साइडली मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। कि क्यों कर दिया? मैंने कहा कि पैसा तो मैं कमा लूंगी लेकिन मैं अपने बच्चे को 3 से 4-5 महीने के बाद मैं उसको क्रश में नहीं छोड़ सकती या मैं किसी नौकरानी के बल पर उसको मैं नहीं पालन पोषण कर सकती, क्योंकि कल के दिन जब उसके अंदर संस्कारों की बात आएगी, मूल्यों की बात आएगी तो कहीं ना कहीं मैं अपराधी रहूंगी, मुझे आत्मग्लानि होगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास शिक्षा है, शिक्षित होने का अर्थ सिर्फ नौकरी नहीं है। ये एक जो एक स्लोगन बन गया है कि शिक्षा का मतलब नौकरी, 9 to 5 जॉब, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षित होने का अर्थ है कि हम उस शिक्षा का प्रयोग अपने जीवन में बुद्धि और विवेक के साथ, हमारी बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा पराध को हमें सही समय पे उपयोग करना ही हमारी शिक्षा हमें सिखाती है। सिर्फ नौकरी ही मकसद नहीं होता, क्योंकि देखिए पैसा कमाना बहुत आसान है और किसी भी समय में हम अगर हमारे अंदर वो गट्स हैं और वो स्किल सेट हैं तो हम कभी भी, लेकिन जो हमारी अन्य जिम्मेदारी हैं उनको भी पूरा करना आवश्यक है सही समय पे, जैसे कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया। तो जब मेरी शादी हुई, मेरी पहली बेटी हुई, तो मैंने उस नौकरी को नहीं ज्वाइन किया। मैंने कहा नहीं, जब मेरे बच्चे मेरे जो परिवार की जो आगे आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ी है उसको मैं जब तक पूरी तरीके से वो जो चीज़ में एक माँ के द्वारा बच्चे को मिलनी चाहिए वो जब तक मैं पूरी नहीं दे देती, मैं कोई भी किसी भी तरीके के ऐसे काम में संलग्न नहीं होंगी जिससे वो बच्चा मेरा विमुख हो जाए। तो मैंने पूरी उसकी परवरिश की। इसके बाद मैं जब यहाँ पर थाईलैंड आ गई, इसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे बच्चे आत्मनिर्भर हो गए, स्वावलंबी हो गए, वो अपना सब काम कर सकते हैं और सहयोगी भी बन सकते हैं मेरे, तो मेरी अपनी यहाँ पर कंपनी है, ये जो अगाथ, जैसा कि बताया दिलीप जी ने, अगाथ है, अलका गुप्ता एकेडमी ऑफ टोटल हेल्थ। तो ये एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है और इसमें न सिर्फ भारतीय चिकित्सा पद्धति अपितु जितनी साउथ एशियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इनके द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम, मतलब एजुकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, क्योर होता है और बहुत तरह तरह के प्रकल्पों में इस मेरी कंपनी के माध्यम से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इस कंपनी के माध्यम से वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, पेशेंट क्योर होते हैं। आज की डेट में हजारों पेशेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस के मेरे द्वारा ईश्वर की कृपा से मैंने क्योर किए और ये यात्रा अभी चल रही है पिछले 20 वर्षों से। और मैं भारत समेत जो है अपने देश के साथ साथ विदेशों के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों से मेरी यात्रा शुरू हुई। बीच बीच में उन जो है स्थानों से मुझे सहयोग मिला और आज भी मैं जुड़ी हूँ। पतंजलि में मैं जब मैं भारतवर्ष में थी तो पतंजलि योगपीठ की मैं आजीवन सदस्य होने के साथ साथ वहाँ पर मैं दिल्ली एनसीआर की जो है महिला प्रभार पूरा देखती थी। हजारों मैंने कैंप्स किए। WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज एन एक्सपर्ट हूँ। अभी रिसेंटली अगर आप सबकी जानकारी में हो तो ये इंटरनेशनल योगा डे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा M योगा
ऐप का जो है इनॉग्रेशन हुआ। तो वो जो एम योगा ऐप है वो WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों के सहयोग से और 8 देशों के एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया, जिसमें मैं थाईलैंड को मैंने रिप्रेजेंट किया। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से संबद्ध हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की मैं थाईलैंड हेड हूँ। तो मेरा यहाँ बताने का अर्थ है कि उपलब्धियाँ मुझे मिली, मुझे आज की डेट में सम्मान, मुझे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे सम्मान मुझे प्राप्त हुए। तो ये सब मुझे मिला, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटीज, जो मेरे कर्तव्य, क्योंकि आज क्या होता है, आज हम अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कर्तव्य हम पीछे छोड़ देते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य ये दोनों पूरक हैं, तो दोनों ही पैरेलल चलते हैं। अधिकारों का भी हम उपयोग करें, साथ साथ अपने कर्तव्यों पर भी हम ध्यान दें। तो महिलाओं और स्त्रियों को मेरा यही मैसेज है कि कभी भी निराश नहीं हो, कभी भी हताश नहीं हो। उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी सामर्थ्य होती है, शारीरिक ऊर्जा होती है, मानसिक बल होता है, उनके अंदर आध्यात्मिक बल होता है कि वो जब चाहे कभी भी कैसे भी वो अपने आप को उठा सकती है, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और देश के स्तर पर, इसके बाद वैश्विक स्तर पर। लेकिन साथ साथ जो हमारी प्रारंभिक जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको भी पैरेलल हमको पूरी करना है और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अभी एक ताजा जो सर्वेक्षण हुआ उसमें भारत की मैं बात कर रही हूँ, तो भारत में पाया गया कि महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, इन सब की 70% तक की कमी पाई गई। महिलाओं में एनीमिक हैं वो, उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, उनके अंदर B12 की कमी है, वो तरह तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनको। ऐसा क्यों है? तो ये क्योंकि देखिए, स्त्री हमारे घर की धुरी होती है, और अगर घड़ी की सुई का जो केंद्र बिंदु होता है जिससे दोनों सुइयां जुड़ी हैं, दो क्या बल्कि मैं कहूँ 3 मिनट की, घंटे की और सेकंड की, तो अगर वो धुरी ढीली पड़ जाए, उसकी जो कील होती है तीनों सुइयों की, अगर वो ढीली पड़ जाए तो वो समय बताना बंद कर देंगी, वो या समय गलत बताएंगी या बताएंगी ही नहीं। तो इसी प्रकार से हमारे परिवार की जो धुरी है, केंद्र बिंदु है, वो है स्त्री। और जब एक स्वस्थ, देखिए हमारे उसमें पहले कहा जाता था कि पहली चिकित्सक हमारे घर की स्त्रियां ही होती थी, उनको हर चीज का ज्ञान होता था, उनको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होता था, उनको प्रकृति पर आधारित चिकित्सा का ज्ञान होता था। आज जो नेचुरोपैथी एक विषय बन गया है, उस जमाने में हमारे घरों में नानी, दादियां, हमारी माएँ वो सब जानती थी कि प्राथमिक उपचार कैसे करना है, और वो भी रसोई में, हमारे किचन में रखी हुई चीजों से ही। और हमारी जीवन शैली इतनी समृद्ध होती थी, इतनी स्वस्थ होती थी कि हमको कोई रोग होते ही नहीं थे, और होते भी थे तो वो हमारे आसपास की चीजों से ही ठीक हो जाते थे, और यदा कदा अस्पतालों के चक्कर लगते थे। बच्चे भी जो है नॉर्मल होते थे, स्वस्थ होते थे, खेलते कूदते थे, प्रकृति के सानिध्य में रहते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, स्वास्थ्य सर्वोपरि है, और स्वास्थ्य के बाद ही बाकी चीजें, अचीवमेंट लाइफ में हमारे आती हैं। तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी कि कैसे हम अपने, खासकर महिलाएं, अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी एक डेटा बताया कि भारत में जो अभी एक हेल्थ सर्वे वुमेन्स का हुआ, तो उसमें एनीमिक पाई गई, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई, उनमें जो है B12 की डेफिशिएंसी पाई गई, थायराइड की बहुत समस्या है, ऐसे करके BP की समस्या, शुगर की समस्या, मोटापे की समस्या। तो क्या कारण है कि इतनी बीमारियां आज के समय में, अगर मैं बात करूं तो हर घर में पर्याप्त मात्रा में, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि सब्जी बनना, कभी एक मीटिंग सब्जी बनी, कभी नहीं बनी, एक लेगेसी होती थी, एक सामान्य घर के लिए दाल रोटी एक खाना होता था, तब भी हर व्यक्ति स्वस्थ रहता था, और जो है किसी तरीके की बीमारियां नहीं होती थी। आज घर घर में सब कुछ है, फल है, दूध है, सब्जियां हैं, दालें हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। और लगभग हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े तक, 2 से 3 बीमारियां सभी को हैं। तो आखिर कारण क्या है? कारण उसका ये है कि हम अपने शरीर से जुड़ते नहीं हैं, हम अपने शरीर को पहचानते नहीं हैं, हम अपने शरीर से बातें नहीं करते हैं, हम सबसे ज्यादा अपने शरीर को निग्लेक्ट करते हैं। वही शरीर जो हमारे लिए 24/7 काम करता है, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे शरीर के जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं, 24 घंटे अनकंडीशनल, बिना कुछ डिमांड किए, उनकी डिमांड सिर्फ एक होती है। क्या डिमांड होती है? कि हमें वो दो जो हमारे लिए बना है। मतलब हार्ट के लिए क्या चाहिए?
दिमाग के लिए क्या चाहिए, लिवर के लिए क्या चाहिए, किडनी के लिए क्या चाहिए, हमारे जो है एक एक सेल टिश्यू को क्या चाहिए, हमारी स्किन के, तो हर एक बॉडी पार्ट की एक सीमित आवश्यकता है और हम उसको वो देते रहे, शरीर हमारे लिए अच्छा काम करता रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हम सुनते नहीं हैं। इसमें भी हमारे जीवन में पाश्चात्य शैली का प्रभाव, और हम सब चलता है, मतलब एक स्लोगन बन गया है कि समय के साथ सब चलता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि समय के साथ सब चलता होगा लेकिन शरीर के साथ सब नहीं चलता। शरीर की आवश्यकता अगर ऑक्सीजन थी वो है और रहेगी, पानी की आवश्यकता थी है रहेगी, भोजन में भी, अगर भोजन में भी जो चीज हमको शरीर को चाहिए पोषण के लिए, क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि 6 रस युक्त भोजन, ऐसा भोजन जो हमारे सप्त धातुओं को पोषित करे, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते, मतलब जो हमारे सातों धातुओं का पोषण करे, हमारी मल मूत्र क्रिया को जो है नियमित रखे, हमारे तीनों दोषों को समान रखे, आत्मा मन इंद्रियों को प्रसन्न रखे, वही एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। तो वो ऐसा भोजन, ऐसा व्यवहार, ऐसा आहार, ऐसा विचार जो हमारे जो मैंने 2 लाइन का श्लोक बताया, इसमें स्वास्थ्य का पूरा एसेंस है, सार तत्व है। अगर इस दोहे को, इस श्लोक को अगर हमने आत्मसात कर लिया और एक एक बिंदुओं पर अगर हमने काम करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, किसी को कोई कम से कम 80% बीमारियों से तो हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, खासकर महिलाओं को, चूंकि वो मैंने जैसा कि बताया वो परिवार की केंद्र बिंदु होती हैं और उनको पूरा जो है ये दायित्व उनका बनता है, ना सिर्फ अपने स्वास्थ्य का बल्कि पूरे परिवार, बच्चों का, सभी के स्वास्थ्य का वो ख्याल रखें। और उसके लिए उनको जो है अपने जो है जितने कहना चाहिए कि नानी है, दादी हैं, जो हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनसे जो है ज्ञान लेना चाहिए, जो हेरिडिटरी में आती है, क्योंकि ये फिर विलुप्त होता जा रहा है, ये ज्ञान हमारा विलुप्त होता जा रहा है। हालांकि अब आयुर्वेद वापस आ रहा है, योग वापस आ रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा वापस आ रही है, लेकिन हमको इसको और गहराई में जाकर इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। क्या हमारी जीवन शैली हो, सुबह हमें कब उठना है, क्या भोजन करना है, भोजन के क्या नियम है, शयन के क्या नियम है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या महत्व है, हम ऋतुचर्या पर आधारित भोजन करें। पहले क्या होता था, पहले होता था कि अब जैसे ठंड आ गई, अब ठंड का भोजन बिल्कुल अलग है, वो जो गर्मियों में है वो ठंड में नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो हमको बीमारी करेगा, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन बिना कारण के नहीं होता। प्रकृति में परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर बदला, लेकिन हमारा खान पान नहीं बदलता। हम साल भर एक से भोजन के आदी हो चुके हैं, मतलब गर्मियों में भी अगर हम फ्रिज का रखा खा सकते हैं, हम विंटर्स में भी जो हम फ्रिज का रखा खाते हैं, फल फूल अब हमको 12 महीने मिलते हैं इस वैश्वीकरण के युग में, तो वही पेस्टिसाइड्स का, प्रिजर्वेटिव्स का, केमिकल्स का हम यूज करते हैं। तो हम जाने, अपनी प्रकृति को जाने, वाह्य प्रकृति को जाने, ऋतुओं पर आधारित भोजन को समझे कि किस ऋतु में कौन सा अनाज उगता है, कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है, और उसको कैसे सात्विक तरीके से हम अपने जीवन में हिस्सा बनाएं। देखिए, एक एक प्याज होती है जो हमको स्वास्थ्य प्रदान करती है, और एक प्याज का प्रयोग ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर एसिडिटी पैदा कर सकता है। तो ये जानने का विषय है कि उसको हमको कैसे प्रयोग करना है, वो प्याज हमारे लिए औषधि कैसे बन सकती है और वही प्याज हमारे लिए जहर का काम कैसे करता है। तो ऐसी दिन भर में तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका ज्ञान लेना आवश्यक है कि हमारी स्वस्थ वृत्त कैसा हो, कब सुबह उठना है, सुबह में पहला हमारा आहार क्या हो, आहार में भी हमारे पूरी थाली में स्वस्थ भोजन है कि नहीं, सात्विक भोजन है कि नहीं, उसमें 6 रस युक्त भोजन है नहीं कि जिसमें मधुर, लवण, कषाय, तिक्त, जो हमारे आयुर्वेद में 6 रसों का वर्णन है। तो ये सब हम स्त्रियों की ही जिम्मेदारी है कि हम भोजन, चूंकि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, उसी से हमको शारीरिक ऊर्जा भी मिलती है, मानसिक ऊर्जा भी मिलती है, और ये हमको आगे के जो हमारे स्वस्थ रहकर ही हम आगे के सभी कार्य कर सकते हैं। तो स्वस्थ वृत्त पर ध्यान देना आवश्यक है, दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक है, ऋतुचर्या पर आवश्यक है ध्यान देना। एक बार वाघभट्ट जी से किसी उनके शिष्य ने पूछा कि को रुक, मतलब कि कौन बीमार है इस दुनिया में, तो उन्होंने कहा हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, मतलब कि जो
हितभुक जो हितकारी भोजन करता है, मितभुक जो अल्पाहारी होता है, और ऋतभुक मतलब ऋतु पर आधारित भोजन करता है, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी लाइन है, लेकिन ये अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है, विशाल है, इस पर तो ये हमारी बड़ी बड़ी संहिताएं लिखी गई हैं कि हम आयुर्वेद और योग पर कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो ये बहुत ही विषद एक स्वल्पाहारी भी तो होता है शायद। हाँ, तो मैंने बोला ना हितभुक मितभुक, मित का मतलब स्वल्पाहारी ही होता है, मिताहार। तो मिताहार मतलब स्वल्पाहारी का मतलब है कि हमारे शरीर की कितनी आवश्यकता है, भोजन के कुछ नियम है। अब देखिए, अब घर घर में डाइनिंग टेबल आ गई, घर घर में लोग जो है कोई सात्विक वातावरण नहीं रह गया, जूते चप्पल पहनकर खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल में पैर लटकाकर खाना खाते हैं। हमारे वैदिक धर्मों में, हमारे चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में वर्णन है कि पालथी लगाकर जमीन में भोजन मंत्र के साथ एक सात्विक वातावरण में सात्विक विचारों के साथ हम भोजन करें, ऋतु पर आधारित भोजन करें। अब जैसे विंटर्स का सीजन है तो उसमें बाजरे का उपयोग करें, अलसी का उपयोग करें, तिल का उपयोग करें, गुड़ का उपयोग करें, मोटे अनाज जितने भी आते हैं, गन्ना है। तो प्रकृति जो जितना भी उगाती है वो बड़ी वैज्ञानिक है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ के जो भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक यूनिक कॉम्बिनेशन है वात पित्त कफ को लेकर, तो शरीर इस समय प्रकृति में जो भी उगाया जा रहा है उसका ही सेवन हमको करना चाहिए। जैसे कि मैं विंटर्स की शीत ऋतु की बात करूं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, विरुद्ध जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको बीमार करेगा ही। तो ये है। अब तो ऐसा है ना, कोई भी सामान खरीदो आप, कंपनी का खरीदो, अमूल का खरीदो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो आप, हर चीज में मिलावट आ रही कंपनी की तरफ नहीं, से। तो ये इतनी शुद्धता नहीं रह देखिए गई। समाज में हमेशा से अच्छी बुरी चीजें हमेशा रही हैं। ये हमारी बुद्धि और विवेक, भगवान ने कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए हैं जिनका हमको हमेशा उपयोग करते रहना चाहिए। हमारी विवेकशीलता, हमारी बुद्धि, हमको क्या हितकर है क्या नहीं है, ये तो हमारा निर्णय होगा ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम जलते हुए आग में तो हाथ नहीं डाल देते। नहीं, वो तो राइट है, एकदम राइट। थोड़ा पानी देना। हेलो, एक मिनट मैं जुड़ रही हूँ। विकास, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अगर कोई प्रश्न हैं तो कार्यक्रम के अंत में स्वागत है प्रश्नों का। मैं संक्षिप्त में थोड़े प्रश्नों का मैं समाधान देने का मैं प्रयास करूंगी, चूंकि विषय आज का कुछ और है। लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि ये तो एक बहुत ही लंबी श्रृंखला है, स्वास्थ्य पर बात करना, और वो भी योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे चिकित्सा पद्धतियों के साथ, तो चूंकि विषय कुछ अलग है, तो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि स्त्रियों के अंदर अपार संभावनाएं हैं, उनके अंदर अपार जो है सामर्थ्य है, उनके अंदर शक्ति है। बस जरूरत है उस चीज को पहचानने की और उस शक्ति का, उस सामर्थ्य का, उस ऊर्जा का सही जगह चैनलाइज करने की। आज लोग कहते हैं कि समय नहीं है, महिलाएं कहती हैं कि समय नहीं है। महिलाएं पहले के जमाने में बिल्कुल फिट फाट रहा करती थी, मोटापा वगैरह बहुत ही रेयर देखा जाता था। अब चूंकि अब सब कुछ मशीन पर आधारित जीवन है, काम भी कम है, कर्मचारी भी होते हैं, इसके बाद भी जो है बीमारियां बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हमारे जीवन शैली में ना महिलाएं अपनी चीजों का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं। जैसे खासकर अगर मैं गृहस्थ जीवन में जो महिलाएं, जिनको हम गृहिणी कहते हैं, होम मेकर्स कहते हैं, वो अगर अपनी शक्तियों को पहचाने और घर के उसमें एक नए तरीके से देखना शुरू करें, तो घर का पूरा वातावरण बदलेगा। बच्चों के जो है पालन पोषण में एक अलग क्वालिटी आएगी, उनमें संस्कार आएंगे, मूल्य आएंगे। अब आधे से ज्यादा समय तो जो सोशल मीडिया में और जो है आजकल जो है शहरों में किटी पार्टी और इस तरीके की चीजों में महिलाओं का प्रवृत्त होना, तो ये सब चीजें हमको नीचे की ओर ले जाती हैं।
हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए, हमें अच्छी पुस्तकों का, अगर हम देखिए हाउसवाइफ होना कोई गाली नहीं है। कुछ लोगों को बड़ी हीन भावना होती है महिलाओं को, स्त्रियों को, कि हाउसवाइफ मतलब बहुत ही इंफीरियर फील करना। हाउसवाइफ तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। होम मेकर, घर बनाना आसान काम नहीं है। मैं सबसे पहले मैं होम मेकर हूँ, फिर मैं कंपनी की डायरेक्टर हूँ, लेकिन अगर मेरा घर ही बिखरा तो मैं कंपनी क्या चलाऊंगी। तो मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा पहले मेरा घर है, मेरी बेटियां हैं, मेरा पति, जो भी मेरे घर में मेरे कार्यकर्ता, वो मेरी पहली जिम्मेदारी है। तो सभी पिलर्स को बराबरी से लेकर चलना, अपना स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, पति का स्वास्थ्य, सास ससुर जो भी आपके साथ बड़े बूढ़े रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य, फिर आपके अंदर स्किल सेट जो भी है, आप अपने उन स्किल सेट्स के साथ हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। आजकल तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, सरकार भी बड़ी सपोर्टिव रहती है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं। हम कभी भी किसी भी जीवन की किसी भी मोड़ पर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए जीवन में हर चीज सिर्फ पैसा कमाना नहीं होती, कई बार हम अपनी संतुष्टि के लिए भी काम करते हैं। हमको कोई चीज करके संतुष्टि मिलती है, हम प्रसन्न होते हैं, हमको लगता है हमने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, 10 लोगों का भला किया, किसी के जीवन में हम एक कहना चाहिए मोटिवेशन का काम, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैसा कमाना तो साथ साथ चलता ही रहता है। तो स्त्रियों के अंदर ये सब क्वालिटीज होती हैं, लेकिन साथ साथ उनको पहली प्रायोरिटी है हमारी परिवार को जो है देखना, स्वयं को देखना, क्योंकि एक स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज की स्थापना में सहयोगी बन सकता है, और स्वस्थ समाज ही हमारे देश को स्वस्थ बना सकता है। और जब देश हमारा पूरा स्वस्थ होगा तो हम वैश्विक स्तर पर निश्चित रूप से अपना स्थान जो है बना पाएंगे। तो यहाँ स्त्रियों का बहुत बड़ा महत्व है, और उनका जो स्थान है वो कभी ना कम हुआ था, ना है और ना रहेगा। और हमारी जो है वर्तमान में जो सरकारें हैं, खासकर मैं भारत सरकार, वो तो बहुत ही ज्यादा, अभी रिसेंटली मैंने न्यूज में देखा कि मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्रियों को शामिल किया। तो एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा का विषय था कि देखिए वो भी मतलब उनके भी परिवार है, सब कुछ है, लेकिन बखूबी वो अपने हर क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो यहाँ ये है कि अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अपने स्वास्थ्य को हम जो है संवर्धित करते हुए अपने मानसिक स्तर को बनाए रखें। मतलब देखिए विचार जो हमारे होते हैं ना, विचार ही हमारा जो है प्रारब्ध बन जाते हैं। विचार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना है। हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, लोग हमको उसी से ही आंकते हैं। तो हमको अपने विचारों को बहुत ही कहना चाहिए पवित्र रखना है, बहुत ही सात्विक रखना है और ऊपर उठने वाले रखना है। क्योंकि जीवन, देखिए एक जीवन मिलता है हमको, मनुष्य का जीवन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जीवन माना गया है, बहुमूल्य जीवन है। तो इसका एक एक क्षण हमको उपयोग करना चाहिए। एक एक क्षण में हमको कुछ न कुछ संरचनात्मक सोचना चाहिए, संरचनात्मक करना चाहिए। चारों ओर देखिए हमको दैवीय शक्तियां हमारे साथ हमेशा रहती हैं। जब हम एक अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं पूरी कायनात हमारे साथ आगे होती है। तो मेरा आज के विषय में स्त्रियों, हमारी जितनी महिला शक्ति है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक यही संदेश है कि अगर मेरी यात्रा में चित्रकूट से निकलकर मैं थाईलैंड में अपनी एक कंपनी खोलकर इतने सारे एम्प्लॉयज को रखकर, और मैं अपने परिवार को भी मैंने संभाला, मुझे बहुत सारे सम्मान भी है, मैं सुरक्षित भी अपने आप को महसूस क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ताकत का अनुभव है। मैं जानती हूँ कि मैं शारीरिक रूप से भी मजबूत हूँ, मैं मानसिक रूप से भी मजबूत हूँ, मैं आर्थिक रूप से भी मजबूत हूँ, और लेकिन मुझे साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध है कि मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं अधिकारों के साथ। तो यही मेरा एक संदेश है कि अपने आप को कमतर न आके, अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, और स्वास्थ्य संबंधित आगे हम कभी कोई और भी चर्चा डीप में कर सकेंगे कि किसकी क्या समस्या है, कैसे वो अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रख सकें, ताकि वो अपने कहीं भी किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो जाए तो वो सफलता को हासिल करें। और यही मेरा आज का संदेश है। तो मैं अपने आज के इस उद्बोधन को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगर कोई ऐसा कुछ प्रश्न है आज के कार्यक्रम से संबंधित तो आमंत्रित करती हूँ मैं सचिनों को।
जी, धन्यवाद मैडम। राष्ट्रीय सेवा योजना जगत गुरु आपको शाहिद है। धन्यवाद करता है कि आपने इतना बहुमूल्य समय आपने दिया और इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान रखा। जो प्रतिभागी हैं, प्रतिभागियों में अगर किसी जो पैसे का सामान मिलता था ओरिजिनल वो अब नहीं मिल पा रहा है। बहुत मिलावट आने लगी है। कोई भी सामान ले लो आप, किसी भी चीज को ले लो आप, अगर आप घी भी ले लीजिए, अगर आप कोई घी भी लेंगे उसमें भी मिलावट आ रही है। तो हमारे देश का कैसे विकास होगा? देखिए, पहली बात तो हमें जो बाजार का जितना सामान है एटलीस्ट उसको तो हम अपने जीवन में नो क्रॉस कर ही सकते हैं। जो हमें पेड़ों से डायरेक्ट मिलता है, अनाज हो चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, तो ऐसा नहीं है कि अभी 100% हमारे आसपास से ये सब चीजें गायब हो चुकी हैं, क्योंकि हमें बड़ी शॉर्टकट लाइफ जीने की आदत पड़ चुकी है। तो हमारे घरों में भी अब देखिए चक्की से आटा कहाँ आता है, मैं देखूं तो सब जगह पैकेट वाला आटा ही आने लगा है। गेहूं अब कोई पिसने को चक्की में रेयर लोग ही देते हैं। तो कुछ चीजें जो हमारे अपने हाथ में है वो तो हम पहले करें। फिर नंबर 2 ये कि जो एक बहुत कल्चर चल गया है कि हर घर में कॉन्टिनेंटल भी, मैक्सिकन भी, इटालियन भी, हर तरीके का जो खाने का जो कल्चर चल गया है, तो इसके पीछे भी देखिए एक वैज्ञानिकता है। हमारा जो पहली बात तो भारतीय भोजन जो है सर्वश्रेष्ठ है और पूरा पोषण देने वाला है। तो सबसे पहले तो हमारे जो आसपास की उगाई गई चीजें होती हैं वो इस पे रिसर्च भी हो चुकी है कि 100 किलोमीटर दायरे में उगाई गई चीजें ही सर्वश्रेष्ठ होती हैं और वो हमें पूरा पोषण देती हैं। तो सबसे पहली बात तो सीजनल चीज खाएं, सीजनल फल खाएं। अगर पेड़ से कोई अमरूद टूटा है या आम टूटा है या कोई फल टूटा है तो उसमें पेस्टिसाइड या उसका असर नहीं होगा। अनाज है, मोटा अनाज हम पिसवाना फिर से शुरू करें, पैकेट बंद खानों को हम नो करें, तो हम काफी कुछ चीज देखिए 100% तो हम व्यक्तिगत रूप से हम बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन जो हम व्यक्तिगत रूप से जिन चीजों में हम बदलाव लाकर अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और फिर आयुर्वेद में जो जहरीले तत्व, मान लीजिए हम जो रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारा विषाक्त चीजें हैं जो हमारे शरीर में इकट्ठा होती रहती है, उन सब के लिए बहुत अच्छे रसायनों का वर्णन है। तो ये रसायन क्या करते हैं, रसायन हमारे शरीर के अंदर के जितने जहरीले तत्व होते हैं उन सब का शोधन करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो करते हैं। और साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद में रसायन एक पूरा एक अलग अध्याय है जिसमें जीवन के 6 दशक, मतलब 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, एक एक दशक के आधार पर रसायनों का वर्णन है। तो वो हमारे मतलब एक तरीके से कहना चाहिए जो आधुनिक रूप में कैल्शियम के लिए जो है आर्टिफिशियल टैबलेट्स लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं विटामिन डी के लिए, तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां, औषधियां आज हैं जो हमको पैरेलल अगर उनका सेवन करें शुरू से, बच्चों को जन्म से ही हम सेवन कराएं और बड़े लोग भी करें, तो हम बाहरी तत्वों के जो आक्रमण होता है, हमारे अंदर जहरीले तत्व होते हैं, उनका प्रभाव हम खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। हम देखिए एयर पोल्यूशन को, हमारा व्यक्तिगत कोई इसमें रोल नहीं है कि हम पर्यावरण को हम बिल्कुल ठीक कर दें, जल का जो प्रदूषण, तो लेकिन उसमें हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर जल प्रदूषित है तो उसको हमको ये आना चाहिए कि हम जल को कैसे हम औषधि बनाएं। तो उसको हम तुलसी डाल के या ऐसी बहुत सारी चीजें होते हैं जिसको डाल के उबाल के और हम दिन भर में, लेकिन अब आजकल क्या है ना, लोग पुरुषार्थ कम करते हैं, लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, रिजल्ट उनको चाहिए। यही चीज स्वास्थ्य में भी है, स्वास्थ्य में भी उनका शॉर्टकट हो गया है, कोई चीज रेडी टू कुक, हर चीज उनको रेडी चाहिए, शॉर्टकट, कोई चीज में वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो स्वास्थ्य साधना मांगता है, अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए साधना जरूरी है। मैं अपनी बात करूं, मैंने पिछले 26 वर्षों से कोई दवा नहीं खाई, कोई भी दवा मैंने नहीं खाई और मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरा जो है पिछले जो है 26 वर्षों से एक ही रूटीन है, एक ही मैं वेट में भी हूँ, मैं पूरी 24/7 एक तरीके से कह लीजिए मैं काम करती हूँ, क्योंकि मेरा अनेक देशों में काम होता है, तो मेरी नींद भी जब कभी पूरी नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी मैं स्वस्थ रहती हूँ। तो स्वस्थ कैसे रहा जाए, ये एक पूरा विज्ञान है, इसको समझना होगा। अपने
आयुर्वेद कहता है पहले अपने शरीर की प्रकृति को समझिए। प्रकृति मतलब क्या? वात है, आपका पित्त है, कफ है, क्या प्रभावी, उसके आधार पर आपकी पूरी जीवन शैली होनी चाहिए। आपका आहार वात प्रधान, वात नाशक, वात वर्धक कैसा है, तो ये कुशल चिकित्सक के संरक्षण में आप अपने आप को डायग्नोस करके फिर आगे पूरा एक उसका डाइट प्लान, आपकी जीवन शैली, आपका उसमें क्या रसायन आपके लिए अच्छे होंगे। बहुत तरीके के रसायन है, इसमें गिलोय है, शनपुष्पी है, सुगंधा है, शतावर है, हरितकी है, ऐसे करके मेध रसायन है, बल रसायन है। तो आयुर्वेद इसका उपाय करता है, जो विषाक्त हमें चीजें मिल रही हैं आजकल, उनका शोधन करें, उनका शमन करें। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर काफी हद तक मैंने दे दिया है। मिल गया मुझे। हाँ बिल्कुल। जी सर। अभी किसी प्रतिभागी के कोई सवाल है क्या? अगर सवाल नहीं है तो मैं विश्वविद्यालय के पीआरओ सर को आमंत्रित करता हूं कि आज का धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। पीआरओ सर। आज के कार्यक्रम के मिशन शक्ति कार्यक्रम में हमारी मुख्य वक्ता के रूप में और चित्रकूट की धरती में आपने जन्म लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैडम ने आज हमारे विश्वविद्यालय परिवार के लिए और सभी बच्चों के लिए एक अच्छा बहुत ही और ये योगा और दूसरे पैसे पर जो आपने व्याख्यान दिया बहुत ही लाभकारी है। आपके बच्चे इतना नहीं है, अभी ऑफलाइन कार्यक्रम शुरू होंगे तो हम लोग आपको यहाँ पर बुलाने के प्रयास करेंगे विश्वविद्यालय में। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय के माननीय आजीवन कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी राम भट्टाचार्य जी और माननीय शिक्षक जी और डॉक्टर गौरी जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनंत कुमार जी, डॉक्टर दलील कुमार, डॉक्टर मोहन तिवारी जी, सभी सभी कार्यक्रम अधिकारी के साथ साथ विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षकों और छात्र छात्राओं विशेष के आपने मैडम लगातार लगभग 45 मिनट से इतना अच्छा ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपने महिला सुरक्षा सेवा संगठन प्रबंधन के बारे में जानकारी दी है। इसके लिए मैं आपका विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं एक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे हम लोग हमेशा लगातार जुड़े रहते हैं और आप इस चित्रकूट क्षेत्र के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं और मुझे लगता है कि आप सदैव सक्रिय रहती हैं। आप बैंक ऑफ थाईलैंड होने के बाद भी भारत के प्रति आपकी पूर्ण आस्था है और सदैव आप हमारे सबके बीच में उपस्थित रहें। हम लोग भी चाहते हैं आगामी जो भी कार्यक्रम आपका ऑफलाइन है, हमारा विश्वविद्यालय जब ऑफलाइन होगा, बच्चों के यहाँ रहने लगेंगे तो कोरोना काल में अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके बाद जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो हम ऑफलाइन माध्यम से आपका ज्ञान, आपके वैदुष्य की हम लोग और आपका सहयोग रहेगा तो हम लोग जल्द ही आपको एक मंच पर सुनने के लिए आतुर हैं, ये कहना चाहिए। और आपके ज्ञान की मुझे तो बहुत पहले से अभी और सभी लोगों को आज पहली बार जानकारी हुई। मुझे तो लगभग 3 साल पहले साक्षात आपका दर्शन हुए थे डॉक्टर सड़क जी, डॉक्टर ललिता जी का, फिर मैं अपने ऑफिस में माननीय तिलक जी वित्ताधिकारी से साक्षात मुलाकात भी हुई थी। तो आपके ज्ञान और वैदुष्य की मैं प्रशंसा के साथ साथ आपको नमन भी करता हूँ। आपने भारत में की एक प्रतिनिधित्व थाईलैंड में जाकर कर रही हैं और आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आपने अपनी अलग प्रोजेक्ट कंपनी बनाई और इस फील्ड से आपने योग और दूसरे कहते हैं योगा के माध्यम से अपना एक प्रतिनिधित्व हमारे चित्रकूट क्षेत्र की कर रही हैं। आपकी जन्मभूमि चित्रकूट है और हम लोग आपको बार बार अभिनंदन और आपको प्रणाम करते हैं। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए आपने हमारे विश्वविद्यालय के परिवार और छात्रों के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जब भी एक निवेदन के साथ कोई भी कार्यक्रम भविष्य में करेंगे तो आपको हम ऑफलाइन के माध्यम करना चाहेंगे। ऑनलाइन तो एक कोरोना का माध्यम हो गया है, लेकिन ऑफलाइन में जो आनंद और जो आपका ज्ञान हम लोग को मिलेगा साक्षात, उससे हम लोग कुछ सीखने को मिलेगा और अपने जीवन में हम लोग कुछ उतारने का प्रयास करेंगे। मैडम आपको मैं एक यह कहना चाहूँगा कि आपने एक
व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से आपने एक बुलावे आमंत्रित करने पर आपने अपना लगभग 45 मिनट से अधिक समय आपने दिया सर, 50 मिनट के ऊपर, और सारा हम लोगों ने को इतना उत्साह दिया आपके पास में कि उसका भरपूर लाभ हमको मिला और हमारे छात्रों को भी मिला और जो भी प्रतिभागी हमारे रहे हैं। इसी के साथ में एक व्यक्ति का नाम जोड़ रहा है, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर बीएड एजुकेशन से हैं, उनको भी जुड़े हुए थे, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और रॉयल चैलेंज विश्वविद्यालय के कुलपति भी जुड़ गए थे, मैं भी उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मैंने कल इसका प्रचार प्रसार तो किया था लेकिन उतने लोग नहीं जुड़ पाए। अब अगला कोई कार्यक्रम मैं करना चाहूँगा तो आपको एक अलग वो रहे, क्योंकि तत्कालीन कार्यक्रम हो आप जाने के बाद में आप मेरे कार्यक्रम का शेड्यूल बना है, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन ये भी जो भी जुड़े हैं ये एक आपके ज्ञान और प्रसार और मीडिया के माध्यम से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। डॉक्टर आनंद कुमार जी, डॉक्टर दलीप कुमार जी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी छात्रों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि वो जुड़े अपना समय, और मैडम के जो भी विचार रहे उनको सीख कर अपने जीवन में उतारे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने इतना मैं इतने अच्छे शब्दों से जो है अलंकृत कर मेरा जो है परिचय दिया। और हाँ, 3 साल पहले हमारी आपसे जो है मुलाकात हुई और विश्वविद्यालय परिसर में मेरा कुलपति महोदय जी से जो है वहाँ पर एक मीटिंग भी हुई थी, और इनकार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था कि वो मुझे आप रात में भी मैसेज भेजते विश्वविद्यालय, तो ये मेरा अपना ही है, उसमें मैं भले ही दूर हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को हिस्सा मानती हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस मंच पर आपने आमंत्रित किया। सभी जितने विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, जितने भी सम्मानित अधिकारी गण हैं, मेरा पुनः हृदय तल की गहराइयों से मेरा आभार है। और जैसा कि आपने कहा आगामी उसमें हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो बिल्कुल जब भी भारत यात्रा मेरी आगामी बनेगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और सभी लोगों के लिए अपने ज्ञान से जो है कुछ दे सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा और गुरुवर का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और जो है मुझे भी अच्छा लगा आज। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। अनंत कुमार जी धन्यवाद सर। और पुनः राष्ट्रीय सेवा योजना गुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय की तरफ से मैडम को सही धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम करते हैं। सभी आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस बात की, तो मैं यहाँ पर थाईलैंड में जो HSS है हिंदू स्वयंसेवक संघ, तो मैं यहाँ का महिला प्रभाग मैं ही देखती हूँ। और कुटुंब प्रबोधन जो हमारे RSS का जो प्रमुख गतिविधि है वो पूरा संचालन मैं ही करती हूँ यहाँ पर। तो ऐसी चर्चा चली तो मैंने कहा इसको भी मैं आपको शेयर इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।